सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम चालू करने वाले हैं अपना हेड ऑफ इनकम। जो 5 हेड है उसमें हम चालू करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से मतलब एक जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जो रेंटल इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है वो हम ये हेड में सीखने वाले हैं कि जो भी प्रकार का रेंट आता है प्रॉपर्टी से वो रेंट अपना इस हेड में टैक्सेबल हो जाता है पूरा। तो चलते चालू कर देते हैं अपना सबसे पहला सेक्शन। हम पांचों हेड में सबसे पहला सेक्शन पढ़ने वाले चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब जो चार्ज आता है ये सेक्शन का, जो सेक्शन की लिस्ट देखी रखी है हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये कब एप्लीकेबल होता है। ये हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन की लिस्ट में जो प्रोविजन दिए हैं वो कब एप्लीकेबल होंगे कोई भी असेसी को, वो रहता है अपने चार्जिंग सेक्शन में। तो मैंने इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन आपको बोला था, सेक्शन नंबर 4 पूरे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 22। तो हाउस प्रॉपर्टी अपना पहले तो सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 27 तक अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। तो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के सारे प्रोविजन अपने सेक्शन नंबर 22 से चालू होते हैं, जो अपना है चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का। और सेक्शन नंबर 27 है अपना डीम्ड ओनर अपना सेक्शन नंबर 27 है। तो वहां तक सारे अपने हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है। तो सबसे पहला सेक्शन है अपना चार्जिंग सेक्शन। तो लिखो हेडिंग चार्जिंग सेक्शन, अपना सेक्शन नंबर 22। चार्जिंग सेक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब कोई भी असेसी को टैक्सेबल होती है, कब इसका चार्ज आता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का चार्ज कब आता है, तो ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है। सेक्शन नंबर 22 बोलता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising of building or land appertaining thereto of which assessee is owner, is chargeable to tax under this head, तो एनुअल वैल्यू, अब एनुअल वैल्यू क्या होती है वो हम एक बार पढ़ेंगे फिर से। तो द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजेस बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू ऑफ विच असेसी इज अ ओनर। तो असेसी कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर है और उसको एनुअल वैल्यू आ रही है उस प्रॉपर्टी के, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो कोई भी प्रकार की एनुअल वैल्यू असेसी को आई वो आ जाती है अपने हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे एनुअल वैल्यू की लिखा है, कोई भी इनकम आ जाना चाहिए ना। जब हमने इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था तो वहां पे कोई भी इनकम अगर अराइज हुआ तो वो असेसी बन जाता था, तब वो टैक्सेबल हो जाता था। पर यहाँ पे एनुअल वैल्यू क्यों लिखा है? तो यार जो हेड है ना अपना हाउस प्रॉपर्टी हेड है, उसमें है ना जितनी कैपेसिटी है वो हाउस प्रॉपर्टी की, जो बिल्डिंग है, जो लैंड है, कोई भी प्रकार का अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उस पर जो कैपेसिटी है उसकी इनकम की, मतलब कोई भी बिल्डिंग है उस पर मैं 10,000 रुपये अगर महीने का रेंट कमा सकता हूँ एग्जाम्पल, तो 10,000 उसकी कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी टैक्सेबल होती। अगर मैं उस बिल्डिंग से अगर 5,000 ही रेंट ले रहा
तो मैं फिर भी उसको 10,000 की कैपेसिटी से उसको टैक्सेबल करूंगा। ये कैसे होता है, ये हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल रिसीव होता है ना, वो टैक्सेबल नहीं भी हो सकता है कभी कभी। जो कैपेसिटी, उसके बेसिस पे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजेस बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। तो चलो, जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि एक वर्ड अपने को तोड़ना है, तो इसका भी एक वर्ड अपन तोड़ने लग जाते। तो यार देखो, सबसे पहले क्या बोला है, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजेस बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज अ ओनर। तो ओनर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम कर लो, यहाँ पे लिख लो पहले। अब देखो, प्रॉपर्टी occupied by the assessee for business or profession carried on by him और इसके सिवा प्रॉपर्टी ऑफ एनी असेसी, प्रॉपर्टी ऑफ एन असेसी एंगेज इन बिजनेस of letting out of property। तो ये जो दोनों इनकम है, ये अपना जाएगा एचपी। तो यहाँ पे एचपी को मारो कट, यहाँ पे आ जाएगा अपना पीजीबीपी। तो देखो, मैं कोई भी बिल्डिंग का, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का, मैं कोई बिल्डिंग का ओनर हूं और उसके लिए मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, मैंने वो रेंट पे दी किसी को और उसके ऊपर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो ये जो इनकम है मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। पर वही प्रॉपर्टी मैं खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं या लेट आउट करना है, रेंट पे देना मेरा खुद का बिजनेस है। तो देखो, पहले तो ये मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं खुद के। अब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा उधर बिजनेस चल रहा है, मेरा प्रोफेशन चल रहा है, तो उसके ऊपर पीजीबीपी इनकम आ रही होंगी। तो पीजीबीपी इनकम तो टैक्सेबल पीजीबीपी हेड में होंगी। पर मेरा बिजनेस ही है, मेरा रेंट करना है, सबको प्रॉपर्टी लेता हूं मैं और रेंट पे दे देता हूं लोगों को। तो रेंट पे देना मेरा एक बिजनेस है, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम आ रही होंगी ये रेंट से, तो ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में मतलब मेरा कोई बिल्डिंग है, मेरा कोई फ्लैट है और मैं उसको रेंट पे दे दिया है, पर रेंट पे देना ना मेरा बिजनेस है और वो प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूं और ओनर के साथ साथ वो मैं खुद के प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने रेंट पे देके रखी हो। तो वो इनकम आ जाएगा मेरा हाउस प्रॉपर्टी में, पर वही प्रॉपर्टी मैं खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो पीजीबीपी, और रेंट पे देना मेरा अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी। समझा? तो ये होगा अपना चार्जिंग सेक्शन। तो ये दोनों हो गया। अब एक एक काम करते हैं अपन, एक बिल्डिंग में क्या क्या आता है एक बार देख लेते। तो बिल्डिंग में क्या क्या आता। तो नॉट ओनली रेसिडेंशियल but also factory, office, shop, etc. तो बिल्डिंग में कोई भी प्रकार का रेसिडेंशियल तो आता ही है, पर उसी के साथ साथ कोई फैक्ट्री रही, कोई ऑफिस रहा, कोई शॉप रहा मेरा, और वो मैं किराए पे देके रखा है, उसके ऊपर मेरे को रेंट आ रहा है, तो वो भी अपना हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही कि कोई भी प्रकार का रेंट आ रहा है कोई भी प्रॉपर्टी से,
कोई भी प्रकार का रेंट आ रहा है कोई भी प्रॉपर्टी से, तो अपना हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में चला जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में चला जाएगा। बस अपना रेंट पे देना, एक तो बिजनेस नहीं चाहिए या फिर वो प्रॉपर्टी हम खुद यूज नहीं करने चाहिए। तो ये जो रेंट आ रहा है वो अपन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे। कैसे करेंगे देखेंगे आप, पहले बेसिक बेसिक चीजें। उसके बाद अब बिल्डिंग का तो हो गया। अब लैंड अपर टेनेंट टू क्या है भाई, लैंड यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो अपना बिल्डिंग हो गया। अब लैंड अपर टेनेंट डेयर टू देखते हैं अपन, तो यहाँ पे लैंड TENANT अपर टेनेंट डेयर टू, तो क्या होता है, तो लैंड कनेक्टेड टू बिल्डिंग, लैंड कनेक्टेड टू बिल्डिंग, एग्जाम्पल गार्डन, गराज, गैरेज, गराज, जो भी बोल रहे हो आप बोलो, एक्सेट्रा। तो कोई भी प्रकार की बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंशियल रहो, फैक्ट्री रहो, ऑफिस रहो, शॉप रहो, मैंने वो रेंट पे देखी रखी है, तो उसका इनकम मेरे हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। कोई भी लैंड अपर टेनेंट देयर टू है, मतलब लैंड अगर बिल्डिंग से कोई कनेक्टेड लैंड है वो भी अगर रेंट पे चढ़ा के रखी, उसमें आ जाएगा गार्डन, गैरेज, जो भी ओपन स्पेस होता है, समझो पार्किंग का स्पेस है, मेरा एक बंगला और बंगलो के साथ मैंने पार्किंग का स्पेस है, तो वो भी रेंट पे दे के रखा है, तो उसके ऊपर जो भी इनकम हो रहा है वो मेरा बन जाएगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लैंड की बात कर रहा है, तो मेरा खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट मैंने रेंट पे दे दिया किसी को, तो वो क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं। अगर खाली प्लॉट तूने किसी को रेंट पे दे के रखा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो जाएगा अपना अदर सोर्सेस या पीजीबीपी। अदर सोर्सेस में कब जाएगा? अब जब अपना बिजनेस नहीं है, लैंड परचेस करना और लैंड रेंट पे देना, ये अपना बिजनेस रहा तो पीजीबीपी, पर ये बिजनेस नहीं है अपना, तो अदर सोर्सेस। तो वैकेंट लैंड, वैकेंट लैंड लेट आउट कर दी मैंने, तो ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा पीजीबीपी या फिर आईएफओएस। ये भी अपना एचपी नहीं बनेगा, ये भी अपना एचपी नहीं बनेगा। तो वैकेंट लैंड अगर मैं खाली एक प्लॉट है अपना और वो मैं किसी को रेंट पे देके रखा है और उसके ऊपर कोई रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो जाएगा पीजीबीपी या आईएफओएस में। अगर मेरा बिजनेस रहा ये लैंड किसी को रेंट पे देना, तो पीजीबीपी, या फिर ये मेरा बिजनेस नहीं है तो ये जाएगा आईएफओएस में। मतलब हाउस प्रॉपर्टी अगर रही, हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग आना ही चाहिए, बिल्डिंग आना ही चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। अगर खाली प्लॉट रहा और मैंने वो रेंट पे दे दिया तो वो पीजीबीपी में जाएंगे या आईएफओएस में जाएंगे, वो एचपी में हम कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझा? उसके बाद में अब मैंने किसी को, जो मेरा बिल्डिंग है वो मैंने रेंट पे दे दिया, अब वो अगर वो खुद के, मतलब मैंने, समझो मैं हूं और मैंने मुकेश अंबानी को, मुकेश को, हाँ अपना मोटा भाई मुकेश को मैंने मेरी बिल्डिंग रेंट पे दे दी। हाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रिलायंस का ऑफिस खोल लिया उन्होंने, जियो का टावर लगा दिया वो बिल्डिंग पे। तो ये जो बिल्डिंग मैंने बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग, हाँ ये बिल्डिंग मैंने मुकेश को दे दी रेंट पे, और अब ये मुकेश इसको फिर कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। मेरे को क्या मतलब है भाई रेंट से, मेरे को मतलब है रेंट से। फिर ये मुकेश उधर बार खोले, मुकेश उधर ऑफिस खोले, मुकेश उधर मूवी लगाए,
मुकेश वो प्रॉपर्टी खाली रख दे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं। मुकेश ने वहां पे ऑफिस खोल दिया, वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन तो नहीं तो प्रॉपर्टी मेरी, पर कोई भी पर्पस के लिए वो यूज कर सकता है, मेरे को रेंट से मतलब। तो एसके के लिए ये जो रेंट आ रहा है ये एचपी बन जाएगा, एसके के लिए ये जो रेंट आ रहा है वो एचपी बन जाएगा। फिर वो मुकेश कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, मेरे को खाली रेंट से मतलब, मेरे को बस रेंट होना, मेरे को बस पैसा होना मेरा। फिर तू कैसे भी यूज कर प्रॉपर्टी, वो तेरे को बार खोलना, तेरे को ऑफिस चलाना, तेरे को बाहर डांस करना है, तेरे को जिम खोलना, तेरे को आज स्विमिंग पूल कर ले तू तेरे लिए प्रॉपर्टी के अंदर। स्विमिंग पूल तो नहीं बना सकता बिल्डिंग में, पर बना लिया उसने, चलता है। मेरे को रेंट से मतलब, मेरे को रेंट से मतलब, तो ये रेंट मेरे लिए बन जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। तो जो यूज ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, तो टेनेंट का पर्पस, जो टेनेंट है अपना, वो कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। यूज ऑफ प्रॉपर्टी, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, तो टेनेंट एनी भी पर्पस, एनी भी कोई भी पर्पस, कोई पर्पस भी चलता है। ओनर रहा उसको बस रेंट से मतलब है, ओनर रहा तो उसको बस रेंट से मतलब है, ओनर रहा उसको बस रेंट से मतलब। अब ओनर का अगर रेंट पे देना, ये बिल्डिंग रेंट पे देना, अगर बिजनेस रहा तो ये चला जाएगा पीजीबीपी, पर रेंट पे रहा इसका पीजीबीपी नहीं, मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कर रहा है, ऐसे ही रेंट पे दे रहा है किसी को भी, तो ये उसका आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा उसका हाउस प्रॉपर्टी। समझा? इतना समझा तो पहले लाइक कर दो यार वीडियो, तुम लाइक ही नहीं कर रहे, मैं पढ़ाते जा रहा हूं तुम लाइक नहीं कर रहे, तो लाइक कर दो पहले। इतना हो गया, अब आगे बात। अब चलो क्या क्या हो गया अपना, देखो बिल्डिंग हो गया, लैंड अपर टेनेंट देयर टू हो गया। अब क्या बात करते, एक बार ओनर की बात करते, क्योंकि एनुअल वैल्यू तो अपने को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए तो एनुअल वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। एचपी के एनुअल वैल्यू ये टैक्सेबल हो जाती है अपने, तो एक बार ओनर की बात कर लेते, एक बार ओनर की बात कर लेते कि ओनर में कौन कौन आता है। तो यहां पे लिखो ओनर, ओनर, ओनर में देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, ओनर में पर्सन हु इज entitled to receive, entitled to receive income from the property, from the property। तो ओनर मतलब क्या होता है, जो रिसीव कर सकता है उसका इनकम, उसको हम ओनर बोलते हैं। ये ऑब्वियसली सबको पता ही रहेगा, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं। सेकंड, पर्सन who owns the building need not also be the owner of land upon which it stands। तो पर्सन वो होना चाहिए वो हु ओन्स द बिल्डिंग, मतलब अगर ये कोई लैंड है, यहाँ पे कोई लैंड है, ये देखो यहाँ पे घास आई हुई पूरी लैंड है, ये यहाँ पे लैंड है पूरी, और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग खड़ी, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी एकदम बड़ी, ये कोई भी बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे अलग अलग फ्लोर है, तो ये फ्लोर में से ना, ये जो जगह ये एसके ने परचेज कर ली,
एसके ने परचेस के लिए। अब ये जो लैंड है ना, ये मेरे को पता नहीं किसकी, ये लैंड का ओनर मेरे को पता नहीं कि कौन है। अब कभी ऐसा भी होता है कि आप सोच रहे होंगे, तो ये देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, तो क्या करती है वो पूरी बिल्डिंग बना देती है और बिल्डिंग के बस जो फ्लैट होते हैं वो फ्लैट बेचती है। जो लैंड होती है वो कभी कभी है ना बिल्डिंग के ही कंपनी के ही नाम पे रहती है, या फिर जो ओनर है उन्हीं के नाम पे रहती है, और जो फ्लैट है वो बेच जाते हैं। तो फिर अगर ये बिल्डिंग बाद में गिर गई तो क्या होता है, तो अगर फिर से वहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग खड़ी रहेगी, तो जो जिन्होंने प्लॉट ले लिया, जिन्होंने फ्लैट लिया था वो बिल्डिंग में, उनको फ्लैट ही मिल जाता है, और लैंड वैसे की वैसी वो ओनर के ही नाम पे रहती है। जब आप एक प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने जाओगे, या फिर आपने कभी किया होंगे ऐसे काम, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है हर एक के केस में, पर आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पे अपना डेफिनेशन समझने के लिए, कि अगर कोई लैंड है और लैंड के ऊपर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, और बिल्डिंग में से मैंने एक फ्लोर ही परचेस किया, तो मैं बस फ्लोर का मालिक हूँ, ना कि वो लैंड का। तो ये फ्लोर मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, ये फ्लोर मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो फ्लोर से आने वाली भी इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी। भले ही मैं वो लैंड का ओनर नहीं हूं, भले ही वो लैंड का ओनर नहीं हूं, पर वो फ्लैट का तो ओनर हूं, फ्लैट का तो ओनर हूं। वो बिल्डिंग में तो आता है अपने फ्लैट, तो वो फ्लैट में से जो भी इनकम आ रहा है मेरे को रेंट से, तो वो अपना हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मैं उसका ओनर मान लिया जाऊंगा। वो फ्लैट का जो ओनर मैं रहूंगा, मेरे नाम पे फ्लैट है तो मैं उसका ओनर हूं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, ओनर इन P1। अब ये जो ओनरशिप है ना मेरी, ये जो ओनरशिप है ना मेरी, ये अपनी है 23-24 में होना, 23-24 में होना। मैंने अगर बाद में इस दिन को ये फ्लैट सोल्ड भी कर दिया, 1 मई को ये फ्लैट सोल्ड कर दिया, फिर भी मेरी 23-24 में मेरे पास थी ना वो प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर जितना भी रेंट आ रहा है वो मेरे लिए HP बन जाएगा, मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बन जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर में ओनर होना, तो फिर क्या बीच में ही अगर बेच दी मैंने, तो जितना रेंट तूने कमाया वो प्रॉपर्टी से, मतलब ये AY में ही मैंने बेच दिया, सॉरी ये फाइनेंशियल ईयर में ही, प्रीवियस ईयर में नहीं मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया। समझो जनवरी में मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो जनवरी तक जितना भी इनकम आएगा वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा। और जनवरी में मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो प्रॉपर्टी बेच दी तो मेरा कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। वो कैपिटल गेन मतलब जो प्रॉपर्टी बेचते वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना रेंट आया वो अपना HP में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपन ओनरशिप अपने प्रीवियस ईयर में होना, असेसमेंट ईयर या बीच में ही कभी अपन ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो जितना इनकम आया उससे वो HP में चला जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बेच दी तो कैपिटल गेन में चला जाएगा, या प्रीवियस ईयर होने के बाद बेची तो देखेंगे अगले साल का मैटर आ जाता, फिर वो अगले साल में देख लेंगे। उसके बाद का पॉइंट, अब देखो ये ना एक प्रॉपर्टी है, यहाँ एक प्रॉपर्टी मस्त, देखो घास आई हुई है यहाँ पे घास है, और ये जो है ना ये है, किसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, इसकी लेते हैं, चलो मेरी ले लो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब मेरा हो गया एक्सीडेंट, अब आपका डेटी कौन कराएगा, तो मेरा हो गया एक्सीडेंट बाय चांस, और ये प्रॉपर्टी है ना मेरी A और B के बीच में, मेरे बच्चे छोटे बच्चे मेरे, और ये प्रॉपर्टी है ना मैंने डिवाइड ही नहीं की, और इनके बीच में लग गया झगड़ा, अब ये प्रॉपर्टी पे अगर कोई रेंट आ रहा होगा तो कौन टैक्स पे करेगा इस पे, इन दोनों का प्रॉपर्टी के लिए तो झगड़ा चल रहा, ये मेरी है, तो टैक्स पे कौन करेगा, तो ये जाएगा कोर्ट में इनके झगड़े चल रहे होंगे जोर से, एक दूसरे के ऊपर गालियां बरसा रहे होंगे दोनों कोर्ट में, तो तब तक के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ओनर बना देता है
कि डिस्प्यूटेड में प्रॉपर्टी चल, बी टू टैक्स भर दे, जो भी इनकम आ रहा है उसके ऊपर टू टैक्स भर दे। एक बार डिस्प्यूट खत्म हो गया, फिर देख लेंगे जितना टैक्स बी ने भरा था, अगर प्रॉपर्टी ए के नाम पे चली गई तो ए से उतना टैक्स वसूल कर लेंगे, बी को उसका टैक्स वापस कर देंगे, और अगर बी के नाम पे ही रही प्रॉपर्टी तो उसका टैक्स तो हमने वसूल कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि तब तक के लिए ओनर कौन बनाना है प्रॉपर्टी का। तो लिख लो, इफ प्रॉपर्टी is disputed, if property is disputed and decision by court is pending, अब कौन टैक्स पे करेगा बे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट will decide that who is owner till the date of decision. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि तब तक के लिए ओनर कौन होना, प्रॉपर्टी का, वो टैक्स पे कर देगा जो भी इनकम अराइज हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी से। और उसके बाद डिस्प्यूट एक बार खत्म हो गया फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है वो प्रॉपर्टी का। अब लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, ओनर includes deemed owner. अब डीम ओनर क्या होता है भाई, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 27 में। तो देखो, ओनर मतलब क्या क्या होता है। एक तो जो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज हो रहा है वो रिसीव कर रहा है, उसके बाद में प्रॉपर्टी का, लैंड का ओनरशिप किसके पास है वो मैटर नहीं करता, पर प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग रही तो बिल्डिंग का ओनरशिप भी रहा तो उसको हम ओनर मान लेंगे। ओनरशिप अपनी प्रीवियस ईयर में होना, ना कि असेसमेंट ईयर में। उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिक्स करेगा कि ओनर कौन है। जब तक ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तब तक ओनर कौन है और उसके ऊपर टैक्स पे कौन करेगा, ओनर इंक्लूड्स डीम ओनर। डीम ओनर। डीम ओनर क्या होता है? डीम्ड ओनर लिखो, डीम्ड ओनर सेक्शन नंबर 27। डीम ओनर मतलब क्या होता है? अब धोनी, साक्षी धोनी, यहां पे अपना माही भाई। अब महेंद्र सिंह धोनी ने साक्षी धोनी को कोई भी प्रॉपर्टी, एक मस्त पैकी इनका गोवा में बिल्डिंग था, या बीच के किनारे बिल्डिंग था। ये देखो बीच दिख रहा है, यहाँ पे बीच, यहाँ पे व्यू आ जाता था मस्त। बीच के किनारे बिल्डिंग था और ये जो बिल्डिंग है ये माही भाई ने आपने साक्षी धोनी को, उनकी वाइफ को दे दिया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे दिया। तो अब यह प्रॉपर्टी तो चली गई साक्षी धोनी के नाम पे, पर ये बेची है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। ये गई है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। तो अब ये प्रॉपर्टी का अगर आपने देखा जाए, एक सिंपल नजरिए से देखा जाए, तो ये साक्षी धोनी इसका ओनर रहेगा, इसकी ओनर रहेंगी। ये प्रॉपर्टी के ओनर कौन रहेंगे? साक्षी धोनी रहेंगे। पर
इसको इनकम टैक्स के पर्पज से माही भाई को अपन डीम्ड ओनर बना देंगे, माही भाई को अपन डीम्ड ओनर बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया है। पर अब हार्दिक पांड्या ने कोई भी प्रॉपर्टी वाइफ को दी, वो चल रहा है ना उनका मैटर, क्या पता साथ में है नहीं है, पर ये जो वाइफ है, अब ये जो वाइफ है ना, इनको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया है। और ये जो वाइफ है ना, ये अलग रहती है, ये अलग रहती है, ये अलग रहती है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तो चली गई उनके वाइफ के नाम की, नाम नहीं पता है मेरे को वाइफ का, उनकी याद नहीं मेरे को नाम, वही ऐसी डांसर वींसर होंगी, तो चलो जो भी हो। तो ये हार्दिक भाई ने तो दे दी उनकी वाइफ को प्रॉपर्टी, पर ये लीव अपार्ट है, लीव अपार्ट है, ये वाइफ हार्दिक भाई के साथ नहीं रह रही अभी। तो ये जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, यहाँ पे आप बोलेंगे तो यहाँ पे भी ऑनर हार्दिक बन जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे ये साथ में नहीं रह रहे हैं, ये साथ में नहीं रह रहे हैं, अपने साथ में नहीं, एक घर में नहीं रह रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी का ओनर अब उसकी वाइफ बन जाएंगी, ओनर वाइफ बन जाएंगी। और अगर साथ में रह रहे, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में रह रहे, तो माही भाई ने जो साक्षी धोनी को प्रॉपर्टी दी थी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में, उसका डीम ओनर माही भाई को मान लिया जाएगा, डीम ओनर माही भाई को मान दिया जाएगा, ना कि साक्षी धोनी को, ना कि साक्षी धोनी को। अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन में देते थे, अगर ये प्रॉपर्टी एडिक्वेट कंसीडरेशन में देते थे तो क्या होता था, अगर ये प्रॉपर्टी एडिक्वेट कंसीडरेशन में देते थे तो क्या होता था, फिर साक्षी धोनी ओनर है, फिर साक्षी धोनी ओनर है, फिर साक्षी धोनी ओनर है। पर यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दी है, यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दी है, इसलिए अपने माही भाई ओनर है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट अपना डीम ओनर का, डीम ओनर में सबसे पहला पॉइंट है अपना ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस for inadequate consideration or inadequate consideration, then transferor ये अपना बन जाएगा डीम ओनर, डीम ओनर ट्रांसफरर बन जाएगा अपना डीम ओनर। पर इसका एक्सेप्शन क्या है अपना, एक्सेप्शन क्या है अपना, ट्रांसफर इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट। तो यहाँ पे जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, वो अपना ओनर बन जाएगा, वहां पे डीम ओनर का कंसेप्ट नहीं आएगा, मतलब अपनी हार्दिक वाली केस। और जो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में, तो वहां पे अपना माही भाई फिर से ओनर बन जाएगा। ये तो एक एग्जांपल आप नीचे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर 2 मिनट में रफ में ड्रॉ कर लो, रफ में ड्रॉ कर लो। सेकंड पॉइंट, अब माही भाई ने ये प्रॉपर्टी दे दी, माही भाई ने ये प्रॉपर्टी दे दी उनकी बेटी को, उनकी बेटी है, नाम याद नहीं है मेरे को, याद नहीं रहती भैया, उनकी बेटी इतना याद है, उनकी डॉटर को माही भाई ने प्रॉपर्टी दे दी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में। सेम केस आएगा, सेम केस आएगा, फिर भी अपने माही भाई डीम ओनर बन जाएंगे, माही भाई अपने डीम ओनर बन जाएंगे। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल ने उसकी प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड, माइनर एक छोटी सी बच्ची उनकी,
माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की, तो वो उसका जो जिसने ट्रांसफर की वो इंडिविजुअल उसका डीम ओनर बन जाएगा, इंडिविजुअल उसका डीम ओनर बन जाएगा। अब ये अगर मेजर चाइल्ड रहता था तो क्या आता था, ये अपन पढ़ेंगे आईएफओएस में। अगर मेजर चाइल्ड रहता था या फिर कैपिटल नेम में, तो मेजर चाइल्ड है तो उसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी, क्या आएंगी, वो अपन कैपिटल गेन में या आईएफओएस में जहां भी उसका कंसेप्ट आएगा वहां पढ़ लेंगे। पर अगर माइनर डॉटर रही और माही भाई ने ये प्रॉपर्टी उनके माइनर डॉटर के नाम पे ट्रांसफर कर दी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसका डीम ओनर माही भाई बन जाएंगे। पर क्या अगर यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन में दी तो माही भाई ने ये प्रॉपर्टी एडिक्वेट कंसिडरेशन में ये माइनर डॉटर को ट्रांसफर की थी, और फिर माइनर डॉटर के इसकी इनकम आ रही, तो ये हो जाएंगी क्लब, बल्ले बल्ले वाला क्लब नहीं, क्लब वाला क्लब। तो ये क्लब हो जाएंगी अपने क्लबिंग वाले प्रोविजन। क्लबिंग का प्रोविजन याद आ रहा होगा, किसने पढ़ के रखूंगा, अगर नहीं पढ़ के रखा होगा भाई समझा देंगे मैं, जब आएंगी बात तब आपको फिर से क्लिक हो जाएगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो लिख लो भाई, ये भी पॉइंट अब इजी पॉइंट है। तो ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, टू माइनर चाहिए और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ पे ट्रांसफरर बन जाएगा डीम्ड ओनर, ट्रांसफरर बन जाएगा अपना डीम्ड ओनर। अब यहाँ पे ना एक्सेप्शन है, ये देखो भाई, ये एक्सेप्शन है ना, मेरे को क्यों है क्या है ये नहीं पता, ये आपने इनकम टैक्स में दिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल की बातों को हर्ट करूं मैं, किसी को इमोशनली ऐसे डैमेज करूं मैं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी। पर ये मॉड्यूल में है, आपने ये इनकम टैक्स में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात क्या है इतनी, ये तो बता भैया, लिख लो। अब ये देखो, ट्रांसफर मतलब टीआरएफ मतलब ट्रांसफर है, शॉर्ट फॉर्म। अब थोड़े थोड़े सीख लो, अपने को जल्दी जल्दी लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगी। एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर टू माइनर, मैरिड माइनर मैरिड इलीगल है, हाँ पता है, पर इनकम टैक्स में लिख के दिया है, अभी भी हटा है नहीं, इसको अपने मॉड्यूल में भी देखे रखा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। पता है मेरे को बाल विवाह इलीगल है, पर दे के रखा है मॉड्यूल में, तो क्या करूं मैं, मजबूर हूं यार मैं भी। आपको जैसे मॉड्यूल में उसकी मार्क मिलेंगे तो लिखो, माइनर मैरिड डॉटर ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर, तो यहाँ पे ट्रांसफरर is not deemed owner, transfer is not deemed owner, समझा, ट्रांसफर इज नॉट डीम्ड ओनर। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पे लिख लो ये एग्जाम्पल, इंडिविजुअल में कैश हाउस
माइनर चाइल्ड, स्पाउस और माइनर चाइल्ड को कैश दिया, 5 पेटी कैश दे दिया, और ये स्पाउस और माइनर चाइल्ड कोई भी उन्होंने एक एक्वायर्ड HP फ्रॉम सच कैश, फ्रॉम सच कैश। तो स्पाउस और माइनर चाइल्ड ने क्या किया, ये कैश से एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली। क्या ये इंडिविजुअल डीम ओनर बन जाएगा? क्या ये इंडिविजुअल डीम ओनर बन जाएगा? क्या डीम्ड ओनर? आंसर इज नो, आंसर इज नो। यहाँ पे क्या दी, कैश दी ना, कैश दी ना, यहाँ पे कैश दिख रहा है क्या आपको? प्रॉपर्टी दी क्या यहाँ पे? कैश दे के उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो ये यहाँ पे डीम ओनर बन जाएगा क्या? अच्छा लग रहा है क्या आपको ये सुन के? नहीं ना। तो यहाँ पे ओनर यही हुए, ओनर जो है ये माइनर चाइल्ड या स्पाउस जो भी है वही ओनर रहेंगे, वही ओनर रहेंगे, वही ओनर रहेंगे, ना कि ये इंडिविजुअल जिसने कैश दी है, जिसने कैश दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट सी, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके पार्ट नहीं होती, जो इम्पार्शियली जो पार्टिएबल है, पार्शिएबल जो है, जैसे आप प्रोनाउंस करते हो, तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती, सिंपल लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगर कोई, अब ये कैसे होता है देखो, अगर बहुत सारे केस में क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी रहती है जो कई सालों से, क्या बोलते हैं उसको, वसीयत में आ रही है, कई सालों से वसीयत में आती जा रही है, तो ये प्रॉपर्टी है ना, किसी को डिवाइड नहीं होती, या फिर इसकी रजिस्ट्री जो लीगली डिवाइड ही नहीं हो सकती प्रॉपर्टी, ऐसी डीड बना के रखते हैं वो, तो ये लीगली डिवाइड नहीं हो सकती, कोई किसी भी भाई बहन के बीच में ये डिवाइड नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इनकम आ रहा होगा, या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इनकम आ रहा होगा, तो फिर इसका ओनर कौन होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोई भी पर्टिकुलर सिंगल ओनर की नहीं, ये सारे मिलके एक ओन कर रही है प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जो चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, समझो, कौन लेते हैं, मैं ये लो, पहले इम्पार्टिएबल की डेफिनेशन लिख लेते क्या, यहाँ पे लिख लो, इम्पार्टिएबल स्टेट, ये होता है प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली divisible, which is not legally divisible, लीगली। तो ये ABC कोई प्रॉपर्टी है मेरी, और ये इम्पार्टिएबल प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी में देखो, 3 हिस्से होने चाहिए, पर 4 हिस्से हो गए, और यहाँ पे है ना एक बिल्डिंग बन गई, यहाँ पे एक मस्त बिल्डिंग बन गई। अब 4 हिस्से बनने चाहिए, पर क्या किया इन्होंने, ये 3 हिस्से बनने चाहिए और 4 हिस्से बना दिए, और यहाँ पे बिल्डिंग बन गई। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये मैनेज करता है, लेट आउट एंड मैनेज
बाय बी, लेट आउट एंड मैनेज बाय बी, तो बी इसका डीम ओनर बन जाएगा। बी इसका डीम ओनर बन जाएगा। बी इसका डीम ओनर बनेगा। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, पर ऑब्जेक्टिव में आया तो अपने को बस एग्जाम्पल याद रखो कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, अपने को सब समझ में आ जाएगा। बहुत कम चांस है इसके एग्जाम में आने के, पर फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं थोड़े एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूँ, मतलब आपको याद आए कुछ चीज़ें, आप भूल भी गए बाई चांस सेंटेंस। तो इस केस में अपना बी अपना डीम ओनर बन जाएगा। उसके बाद में डी, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी। अब एक सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा, गोकुलधाम सोसाइटी। मैंने क्या बोला, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। गोकुलधाम सोसाइटी देखा जाए तो ये लीगल ओनर है, लीगल ओनर है। जितने भी लोग वहां पे रहते गोकुलधाम सोसाइटी में, तो गोकुलधाम सोसाइटी लीगल ओनर है, गोकुलधाम सोसाइटी लीगल ओनर है। पर जेठालाल, सोडी, पोपटलाल, भिड़े, ये जो है ना, ये डीम्ड ओनर बन जाएंगे। तो मतलब जेठालाल बाय चांस उसका घर रेंट पे दे देता है, जेठालाल उसका घर रेंट पे देता है, तो ये जो रेंट का इनकम आएगा इसके ऊपर जेठालाल टैक्स पे करेगा एचपी के अंडर। ये जो रेंट आएंगे ये टैक्सेबल हो जाएगा जेठालाल के लिए, ना कि गोकुलधाम सोसाइटी के लिए, क्योंकि जेठालाल इसका डीम ओनर बन जाएंगे, डीम ओनर बन जाएगा। अब जो सोसाइटी होती है इसमें जो, एक मिनट, ये जो सोसाइटी होती है, ये जो सोसाइटी होती है, तो इनके सोसाइटी के जो घर में रहते हैं लोग, जो सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी और उसके अंदर जेठालाल, सोडी, पोपटलाल, भिड़े, डॉक्टर हाथी, ये जो लोग रहते हैं, ये जो लोग रहते हैं, इनके पास एक शेयर होता है, ये मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सॉरी सोसाइटी के, मतलब जो भी घर लेते हैं सब, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसमें बहुत सारे फ्लैट है, अब फ्लैट का एक सोसाइटी बन जाती है, ये पूरे फ्लैट की एक सोसाइटी बन जाती है, ये पूरे बिल्डिंग की एक सोसाइटी बन जाती है, और ये जो रह रहे हैं वहां पे लोग, ये मेंबर होते हैं वो सोसाइटी, ये मेंबर होते हैं ये सोसाइटी के। अगर घर परचेस वगैरह किया होगा या फिर देख रहे होंगे आप घर, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो ये अगर कोई भी बिल्डिंग बनी बाई चांस, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आपको लाइफ में भी काम आ सकती कभी कभी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब ये देखो यहाँ पे 12 फ्लैट बन गए, समझो ये 12 फ्लैट बन गए, ये 12 फ्लैट बन गए आपने। अब ये 12 फ्लैट है ना, तो इसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाता है, ये एक सोसाइटी बना देते हैं इसको, और ये जो 12 फ्लैट में जो भी मेंबर रहने वाले वो इसके मेंबर बन जाते, जो भी लोग रहने वाले ये इसके मेंबर बन जाते, जो भी लोग यहाँ रहने वाले ये पूरे बिल्डिंग में ये इसके मेंबर बन जाते। तो यहाँ पे इनको डीम ओनर माना जाता है, डीम ओनर माना जाता है, इनको डीम ओनर माना जाता है, समझा ये। उसके बाद पर्सन इन possession of property, person in possession of property as per section 53A
ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसका एग्जाम्पल लिखो। मोती, मोती कौन बोला रे? कुत्ते का नाम है, दोस्त का नाम है मेरे। लिखो मोती, मोती ने क्या किया? एक प्रॉपर्टी मुन्ना, मोती ने एक प्रॉपर्टी मुन्ना को दे दी और मुन्ना ने इसका सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया, सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया। अब मोती ने जो हाउस प्रॉपर्टी मुन्ना को ट्रांसफर कर दी, मुन्ना ने सेल कंसिडरेशन मोती को ट्रांसफर कर दिया, जो अमाउंट है वो पेड कर दिया। तो यहां पे देखो पोजीशन तो चला गया है एचपी का, पोजीशन ट्रांसफर हो गया। पर एक दिक्कत क्या आ रही थी, जो सेल डीड है ना, जो सेल डीड है पेंडिंग, जो सेल डीड है ना वो पेंडिंग। तो अब आप बोलोगे सेल डीड पेंडिंग है तो मोती को ही ओनर बना दो। नहीं भाई, तो यहाँ पे ये सेक्शन क्या बोलता है, मुन्ना के पास ट्रांसफर हो गई ना प्रॉपर्टी, मुन्ना ने सेल कंसिडरेशन भी पेड कर दिया ना, तो देखा जाए तो लगभग सारा काम हो चुका है। वो सेल डीड बस एक फॉर्मेलिटी, बाकी पोजीशन चला गया, सेल कंसिडरेशन मोती को मिल गया। तो यहाँ पे अपना मुन्ना बन जाएगा डीम ओनर, मुन्ना बन जाएगा अपना डीम ओनर, मुन्ना बन जाएगा अपना डीम ओनर। और अब लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट डीम ओनर का डिफिनेशन का लास्ट पॉइंट अपना, पर्सन who has obtained, who has obtained property under lease for not less than, not रेड पेन से लिखता हूं, not less than 12 years, ईयर्स है मन नहीं, ईयर्स। तो ये पर्सन बन जाएगा जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, लीज पे ले रहा है, और ये लीज 12 साल या उससे ज्यादा है, 12 साल या उससे ज्यादा है, नॉट लेस देन 12 ईयर बोला है, मतलब 12 साल 12 ईयर और उससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी कोई भी लीज पे रह रहा है, लीज पे ले रहा है, तो उसका डीम ओनर माना जाएगा, डीम ओनर माना जाएगा। तो यहाँ पे नॉट लेस देन 12 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा। अब इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई भी पर्सन है ना मंथली लीज रिन्यू कर रहा है, या फिर 1 साल से कम इसका लीज पीरियड है और वो रिन्यू कर रहा है हर एक 7-8 साल में। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट देखा होगा, रेंट एग्रीमेंट जनरली 12 ईयर के लिए, सॉरी 11 मंथ के होते हैं, रेंट एग्रीमेंट जनरली 11 मंथ के होते हैं, और 11 मंथ के बाद ये जो रेंट एग्रीमेंट है, 11 मंथ के बाद ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो रिन्यू करते हैं। तो ये रिन्यू करते करते अपना 12 साल निकल गया, तो ये पर्सन जो रेंट पे रह रहा है क्या वो डीम ओनर माना जाएगा? नहीं। यहाँ के केस में फिर जो ओनर है, जो रेंट पे दे रहा है प्रॉपर्टी, उसको हम ओनर मानेंगे, जो प्रॉपर्टी ले रहा है लीज पे या रेंट पे उसको हम डीम ओनर नहीं मानेंगे, डीम ओनर नहीं मानेंगे। लिख लो एक्सेप्शन, पर्सन acquiring rights, person acquiring rights by way of lease, by way of lease from month
टू मंथ, मंथ टू मंथ, और पीरियड नॉट एक्सीडिंग period not exceeding 1 year, such person is not deemed owner, is not deemed owner. अब लीज की बात निकल ही गई है तो जरा दूर तक चलते हैं। सबलेटिंग, सबलेटिंग मतलब मैंने किसी से लीज पे लिया और मैंने फिर से किसी को लीज पे दे दिया, तो ये हो जाता है सब लीजिंग, सबलेटिंग या सब लीजिंग। तो चल्लू भाई, चल्लू भाई पता है ना आपको, सलमान भाई, वही केस डियर का। चल्लू भाई ने एक प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, इसको दे दी बच्चन फैमिली को। सोचने का नहीं ऐसा कुछ, हाँ, चल्लू भाई ने प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी लीज पे दे दी बच्चन फैमिली को, और बच्चन ने ये दे दी अभिषेक को, ये दे दी अभिषेक को। क्या सोच रहे हो आप? मैं एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा भाई। चल्लू भाई ने हाउस प्रॉपर्टी बच्चन को दी, बच्चन ने हाउस प्रॉपर्टी सब लीज करके अभिषेक को दे दी। पता नहीं क्या सोच रहे हो। अगर यही सोच रहे होंगे तो ठीक है, अगर कुछ दूसरी बात सोच रहे होंगे तो भगवान आपको बचाए। देखो, अब सल्लू भाई ने तो लीज पे कर दिया, सल्लू भाई ने लीज पे कर दिया तो इसको रेंट इनकम आएगा, इसका रेंटल इनकम आएगा। तो अब ये जो रेंटल इनकम आएगा, इनकम टैक्सेबल अंडर एचपी। सल्लू भाई को तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगा एचपी में। अगर ये इसका बिजनेस रहा तो ये पीजीबीपी में चला जाएगा। वो अपन बात यहां नहीं कर रहे, अपन ने ऊपर कर ली बात। अब बच्चन को जो रेंटल इनकम आ रहा है, जो रेंट इनकम आ रहा है, अब ये जो रेंट इनकम है ना, ये जो रेंट इनकम है, इफ बच्चन का बिजनेस रहा और अदरवाइज, इफ बच्चन का बिजनेस रहा और अदरवाइज, बच्चन का अगर बिजनेस रहा तो ये आ जाएगा पीजीबीपी में, बच्चन का अगर बिजनेस रहा तो ये आ जाएगा पीजीबीपी में, और बच्चन का अगर ये बिजनेस नहीं रहा तो ये आ जाएगा आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो सब लीज करते हैं तो उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम लीज कर रहे हैं इनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा, फर्स्ट टाइम लीज कर रहे हैं इनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। पर लीज पे जाने के बाद कोई भी पर्सन सब लीज करता है प्रॉपर्टी को, सब लीज करता है कोई भी प्रॉपर्टी को, तो उसको जो रेंट इनकम आने वाला है, अगर उसका सब लीजिंग का बिजनेस रहा, अब बहुत सारे जगह पे होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां ये प्रॉपर्टी लीज पे ले लेती है गवर्नमेंट से। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट ये कंपनी वालों को लीज पे देता है, और लीज पे देने के बाद ये कंपनी को अगर ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो ये कंपनी कोई छोटी कंपनी को सब लीज कर देती है प्रॉपर्टी। अब जो बड़ी कंपनी है उससे इनकम कमाएंगी, रेंटल इनकम कमाएंगी। अगर ये उनका बिजनेस रहा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से लेती है और सबलीज कर देती तो ये पीजीबीपी में चला जाएगा। पर अदरवाइज, अब बहुत सारे केस में अदरवाइज ही होता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी देखी जाए, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेते ये जगह, और इसके ऊपर कोई भी रेंट आए तो फिर इनके लिए वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। समझा?
अब बात करते हैं प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ETC, एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड, हाँ, जो बिल्डर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग का, उनके लिए ये हाउस प्रॉपर्टी भी स्टॉक इन ट्रेड होता है, क्योंकि ये बेचते हैं, इनका प्रॉपर्टी बेचना ही बिजनेस है ना यार, तो इनका स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा ये प्रॉपर्टी में। तो इनको अगर इनकम आए, ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देते, तो इनके लिए ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगा। अगर ये बिजनेस रहा इनका कि हाउस प्रॉपर्टी ये बनाते और रेंट पे देते, तो ये अपना पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। पर ये बिजनेस नहीं रहा, अगर उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी ले ली और इनके कोई ले ही नहीं रहा प्रॉपर्टी, तो ये रेंट पे दे देंगे, और रेंट पे देने के बाद इनको जो भी इनकम आएगा वो रेंट से, तो ये बन जाएगा उनका हाउस प्रॉपर्टी। अब कोविड के बीच में, कोविड के पहले अगर कोई बिल्डर ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के रखी होंगी और कोविड लग गया, तो उसकी प्रॉपर्टी 2-3 साल बेची ही नहीं गई होंगी उससे, कोई लेगा नहीं। कोविड में कौन प्रॉपर्टी लेने बाहर जाता होगा, तो उससे ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी रहेंगी, और फिर 2-3 साल बाद अगर फिर भी कोई कस्टमर नहीं आया, तो ये रेंट पे दे देंगे ये प्रॉपर्टी, और रेंट आने के बाद इसको जो भी इससे रेंट आएगा वो चला जाएगा अपने हाउस प्रॉपर्टी में। पर इसका अगर रेगुलर बिजनेस रहा कि हाउस प्रॉपर्टी लेता है या हाउस प्रॉपर्टी बना देता है, कंस्ट्रक्शन करता है और इसको रेंट पे चढ़ा देता है किसी को भी, तो इसके जो भी इनकम आ जाएंगे इसका वो पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। पर ये अगर बिजनेस नहीं रहा, तो इसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगा। तो इसके प्रोविजन है कि 2 साल का एक पीरियड रहता है। चलो एक बार लिख लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है 2 साल का पीरियड। इफ असेसी, इफ असेसी इज अ builder construction company the house property would be it stock in trade कोई भी बिल्डर रहेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी रहेंगी, इनके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड बन जाएंगी। अब बात करते हैं अलग अलग कंडीशन। अब इन्होंने बेच दी ये प्रॉपर्टी, इन्होंने बेच दी ये प्रॉपर्टी, तो इनका तो ये बिजनेस ही है, इनका तो ये बिजनेस ही है, तो ये आ जाएगा पीजीबीपी इनकम। पर इन्होंने ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, इफ लेट आउट कर दी, तो ये इनका अगर बिजनेस रहा तो ही ये लेते, वो भी कंडीशन लेते, इनका अगर बिजनेस रहा तो वो पीजीबीपी में आ जाएगा, पर तब तक के लिए एचपी में डाल देगा। इफ रेंटिंग और लीजिंग इज बिजनेस, तो ये पीजीबीपी आ जाएगा अपना, ये पीजीबीपी आ जाएगा कि रेंटिंग, इनका रेंट पे देना बिजनेस है। अब सुन लो मेन बात, नॉट लेट आउट फॉर 2 years from end of financial year in which completion certificate is obtained
तो यहाँ पे इनका एनुअल वैल्यू ऑफ एचपी, एनुअल वैल्यू ऑफ एचपी को हम बोलेंगे नील, तो हम बोलेंगे नील। तो देखो, ये प्रॉपर्टी अगर 2 साल तक लेट आउट नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन कर लिया, कोई बिल्डिंग बना ली या कंस्ट्रक्शन बन गया और ये बिल्डिंग अब इन्होंने इनसे बेची नहीं गई या इनसे लेट आउट भी नहीं करी गई, तो ये अगर 2 साल तक ये प्रॉपर्टी वैसी ही पड़ी हुई, वैसी भी पड़ी है, तो इसको हम इसका एनुअल वैल्यू नील मानेंगे, एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। अब ये 2 साल नॉट लेट आउट, तो एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। यही कंसेप्ट क्या होता है? तो एक डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होती है। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी जिन्होंने पढ़ के रखा होगा उनको याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको अब आगे पढ़ने को मिलेगा। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है कि अपने पास, अगर बता देता हूँ एक शॉर्ट में, अगर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने पास, अगर 3 प्रॉपर्टी है तो 2 जो प्रॉपर्टी होती है वो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, और जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी वो अपनी डीम लेट आउट अगर वैसे भी पड़ी रही तो उसको हम डीम लेट आउट प्रॉपर्टी माने जाते हैं। डीम लेट आउट मतलब हमने मान लिया कि ये आपने रेंट पे देखे रखी है किसी को, हमने मान लिया आपने रेंट पे देखे रखी है किसी को, तो उसकी एनुअल वैल्यू, उसकी कैपेसिटी टैक्सेबल हो जाती है, उसकी कैपेसिटी टैक्सेबल हो जाती है। आगे पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे। पर 2 साल तक कोई भी प्रॉपर्टी अगर इन्होंने लेट आउट नहीं की कंस्ट्रक्शन होने के बाद, इन विच फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन, और उसके बाद 2 साल तक इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे नहीं दी, तो इसका एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा, एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। और आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years ये प्रॉपर्टी बन जाएंगी डीम लेट आउट, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, और इसका एचपी इनकम हो जाएगा, का एचपी इनकम हो जाएगा। तो देखो, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई बिल्डर है, इनका प्रॉपर्टी जो होता है वो स्टॉक इन ट्रेड होता है, इन्होंने सोल्ड कर दी तो अपना आ जाएगा पीजीबीपी, इन्होंने ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी तो इनका आ जाएगा एचपी। इनका लेट आउट करना और लीज पे देना बिजनेस है तो ये आ जाएगा पीजीबीपी। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली पर 2 साल तक इन्होंने लेट आउट नहीं की प्रॉपर्टी, तो ये 2 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके बाद 2 साल में इन्होंने प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की, किसी को रेंट पे नहीं दी, तो इसकी एनुअल वैल्यू हम नील मानेंगे, एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। और 2 साल के बाद ये प्रॉपर्टी बन जाएंगी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बन जाएंगी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। समझा? यहाँ पे एरो बना लो मस्त मस्त। तो लिखो यहाँ पे, लाइन मार लो पेज पर, पेज पर लाइन मारने को बोला, आ गया। ये हो गया, लिख लो कोई लिख रहा होगा तो। अब बात करते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट एक बार डेफिनेशन में चले जाते हैं हम, जो डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने, चार्जिंग सेक्शन। तो देखो, इसमें से अपना बिल्डिंग हो गया, लैंड अपर्टेनेंट देयर टू हो गया, ओनर हो गया, ओनर में डीम ओनर भी आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब बचा है बस इसका एनुअल वैल्यू, इसका एनुअल वैल्यू बचा, और इस पर अब पूरा चैप्टर अपना चलेगा, एनुअल वैल्यू पे अपना पूरा चैप्टर चलेगा। इतना समझ में आया? लाइक कर दो फिर वीडियो, समझ में आया होगा तो इतना। कंपोजिट रेट क्या होता है? कंपोजिट रेट लिख लेते हैं एक बार, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एज रेंट ऑन एक तो बिल्डिंग,
as well as एक तो अदर असेट, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर, और सर्विस लाइक लिफ्ट, सिक्योरिटी, तो रेंट मिल रहा है बिल्डिंग एज वेल एज, काम करता मैं यहाँ पे। अगर आपका भी ऐसा होगा तो यार एक बार थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप नेक्स्ट पेज पे ले लो, ये नेक्स्ट पेज पे ले लो, ये थोड़ा इजी जाएगा अपने को लिखने को। देखो रेंट मिल रहा है, एक तो बिल्डिंग पे मिल रहा है, उसी के साथ साथ उसमें जो फर्नीचर पड़ा है, उसमें जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है, या फिर लिफ्ट के लिए कोई रेंट ले रहे हैं, या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं अपन, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हैं, लिफ्ट की सर्विस दे रहे हैं, तो बिल्डिंग जो रेंट आएगा वो दोनों का मिला के आएगा, दोनों का मिला के रेंट आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। बस इतना ही, कंपोजिट रेंट, हाँ, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। अब आप ये बोलोगे भाई ये तो सर्विस हुई, ये तो असेट हुआ, इसमें हाउस प्रॉपर्टी कहाँ आया, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कहाँ में आ गया इसमें, ये अदर सोर्सेस में जाना चाहिए या पीजीबीपी में जाना चाहिए, ये अपना हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी, इसका टैक्स जो रेंट आएगा ये अपना हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी टैक्सेबल होगा, ये जो सर्विस दे रहे हैं अपन, लिफ्ट की सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हैं, ये अपना हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी टैक्सेबल होगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना। तो अब कंपोजिट रेंट अगर लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अदर असेट, प्रॉपर्टी मत लिखो यहाँ पे, लेट आउट बिल्डिंग लिखो, लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर असेट और सिक्योरिटी आर inseparable 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 या फिर लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर असेट और सर्विस आर सेपरेबल। एक तो कंपोजिट रेंट आएगा, तो कंपोजिट रेंट में से अगर ये जो रेंट है ये अपन सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बिल्डिंग का रेंट सेपरेट कर सकते हैं, और अदर असेट और सर्विसेज का अगर हम कंपोजिट रेंट अगर सेपरेट कर सकते हैं, तो देखो इसमें जो रेंट रिसीव होगा में जो रेंट रिसीव होगा ये जाएगा इफ बिजनेस पीजीबीपी
अगर ये बिजनेस रहा तो पीजीपीपी में आ जाएगा, पर ये बिजनेस नहीं रहा तो आ जाएगा अपना अदर सोर्सेस में। बिजनेस रहा तो पीजीबीपी में, अगर सेपरेबल नहीं है, कंपोजिट रेंट अगर ले रहे हैं कोई बिल्डिंग और अदर असेट, या फिर आप देखो कोई रहते हैं फ्लैट रहते हैं जिसमें फर्नीचर ऑलरेडी बने हुआ रहता है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल होती है कुछ कुछ फैक्ट्री में, वो प्लांट एंड मशीनरी के साथ फैक्ट्री रेंट पे दे देते हैं बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो। तो यहाँ पे अगर ये सेपरेबल नहीं हो सकता, जो रेंट है वो सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्डिंग के लिए कितना, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कितना, तो अगर ये रेंट पे देना अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी, अदरवाइज ये आ जाएगा आईएफओएस में। और अब सेपरेट कर सकते हैं अपन, सेपरेट कर सकते हैं यहाँ अपन, तो यहाँ अगर सेपरेट कर सकते हैं अपन तो रेंट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, रेंट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग आ जाएगा अपना हाउस प्रॉपर्टी में, ये अपना आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, रेंट इनकम आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। और जो बचा है रेंट ऑन अदर असेट और सर्विस, अदर असेट और सर्विस, ये अगर बिजनेस है और अदरवाइज, ये अगर बिजनेस होगा ये आ जाएगा फिर से पीजीपीपी में, और अदर होगा तो आईएफओएस में। समझा कंपोजिट रेंट? कंपोजिट रेंट क्या होता है समझा क्या? कंपोजिट रेंट चलो लिख लो, कोई लिख रहा होगा तो जल्दी जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ के रखा है, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ के रखा है, इफ इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है और उसके ऊपर रेंट आ रहा है, उसके ऊपर रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है, उसके ऊपर रेंट आ रहा है, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ के रखा है, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ के रखा है, तो सोचो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये बंदा रेसिडेंट है, अगर ये बंदा रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा, टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। पर ये बंदा NRA या फिर RNORA, इसके लिए कब टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल ओनली इफ it is received in India, taxable only if received in India। तो NRA और RNORA तो टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब मुझे और एक बात बताओ, इनकम from HP situated in India and received outside India, received outside India, यह क्या होगा? यहाँ क्या होगा? इनकम सिचुएटेड इन इंडिया है, इनकम जो HP हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया है, पर जो रेंट आया उसको रेंट आ रहा है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? अरे मेरे बाबू सोना सुनना,
सुनती क्या मेरे बाबू, मेरे सुनना, सुनो ना। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी कैपिटल गेन हो, अगर वो इंडिया में, वो प्रॉपर्टी इंडिया में, वो प्रॉपर्टी इंडिया में, और वो इंडिया में प्रॉपर्टी होने के बाद उसका जो रेंट है, उसका जो इनकम है, वो इंडिया के बाहर रिसीव्ड हो रहा है, इंडिया के बाहर रिसीव्ड हो रहा है, तो ये जो इनकम ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे। हम मान लेंगे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। पर यह हाउस प्रॉपर्टी अगर बाहर सिचुएटेड है और उसका रेंट अगर रेसिडेंट को आ रहा है तो वो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल बन जाएगा। और अगर आर ओ आर एंड आर एन ओ आर है तो उनका इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब वो रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है, जब वो रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है। डिटेल नॉलेज के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको सब मिल जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये हो गया अपना जो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है या बाहर सिचुएटेड है। अब एक फॉर्मेट बना लो, एक फॉर्मेट बना लेते हैं आज का, और आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर्मेट टू कॉल एचपी, या फिर इसको बोल सकते कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, क्या क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब बस एक बार फटाफट लिख लो मेरे साथ क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। फर्स्ट लिखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम प्यार से अब गाँव बोलेंगे। बाद में यहाँ पे लिखो लेस म्युनिसिपल टैक्स actually paid by owner। म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर, ये जाएगा अपना नेट एनुअल वैल्यू, हम बोलेंगे एनएवी। अरे एनुअल वैल्यू क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था एचपी के डेफिनेशन में, चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा था, क्या 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 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एनुअल वैल्यू। मिल गया आपको एनुअल वैल्यू। अब इसके आगे का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे बिल्डिंग पढ़ लिया, लैंड अपार्टमेंट 2 पढ़ लिया, एनुअल वैल्यू अब पढ़ने वाले अपन ओनर पढ़ लिया। हो गया आपका चार्जिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट। उसके बाद में डीम ओनर भी पढ़ लिया आपने। तो चलो एक बार जल्दी से फॉर्मेट लिख लो। नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला डिडक्शन आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV, और सेकंड डिडक्शन आएगा अपना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे कुछ भी दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे लिखो
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लो, अमाउंट लिख लो। क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे अपन, सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अब क्या हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या हो गया अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।